एफएम रेनबो पर इस घंटे के मुख्य समाचार। संसद के मानसून सत्र के दूसरे दिन जासूसी सहित विभिन्न मुद्दों पर लोकसभा की कार्यवाही बार बार स्थगित की गई। राज्यसभा में देश में कोरोना स्थिति के बारे में चर्चा शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाजपा सांसदों से आह्वान देश में कोविड स्थिति के बारे में विपक्ष की ओर से फैलाई जा रही गलत सूचनाओं का जवाब दे। सरकार ने फिर कहा है कि वो किसान संगठनों और प्रदर्शनकारी किसानों के साथ मुद्दे सुलझाने के लिए वार्ता को हमेशा तैयार है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 41 करोड़ 18 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। उच्चतम न्यायालय ने केरल सरकार से ईद उल अजहा मनाए जाने के लिए दिशा निर्देशों का पालन करने को कहा है। भगवान जगन्नाथ की बहुड़ा यात्रा कोविड प्रतिबंधों के बीच आयोजित की जा रही है और बिहार के 10 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। राहत और बचाव कार्य जारी है। ये थे इस घंटे के मुख्य समाचार। आकाशवाणी एफएम रेनबो। माना के अंधेरा है, ये सफर बड़ा भारी है। माना के अंधेरा है, ये सफर बड़ा भारी है। हर मोड़ पे चल जाती है, किस्मत बड़ी जुआरी है। पर दिन तेरा आएगा, हाँ कर्म की तू खाएगा। अब काट दे सारे चाल वाल, सब तोड़ दे फंदे। बेखौफ जरा पर खोल है उड़ना दूर परिंदे। हो चाहे कुछ मत डोल है उड़ना दूर परिंदे। बेखौफ जरा पर खोल है उड़ना दूर परिंदे। हो चाहे कुछ मत डोल है उड़ना दूर परिंदे। ऐसे ही घना अंधेरा और भारी सफर पर अनवरत यात्रा करते हुए एक बेखौफ परिंदे से हम आज आपको मिलवाएंगे, जो लिखते हैं, पत्रकार हैं और भी बहुत कुछ। बस आप जुड़े रहिए एफएम रेनबो के साथ और प्रोग्राम है परवाज है काम तेरा। फिर आएगा है वक्त का ये फरमान, आसमां से ऊंची हो उड़ान। है वक्त का ये फरमान, आसमां से ऊंची हो उड़ान। अब काट दे सारे जाल वाल, सब तोड़ दे फंदे। बेखौफ जरा पर खोल है उड़ना दूर परिंदे। हो चाहे कुछ मत डोल है उड़ना दूर परिंदे। बेखौफ जरा पर खोल है उड़ना दूर परिंदे। हो चाहे कुछ मत डोल है उड़ना दूर परिंदे। आंखों में आंखें डाल, हौसला मिल जाएगा। तू खुद है खुद की ढाल, कोई क्या कर पाएगा। हिम्मत हो तेरी शान, तो हर मुश्किल होगी आसान। हिम्मत हो तेरी शान, तो हर मुश्किल होगी आसान। अब काट दे सारे जाल वाल, सब तोड़ दे फंदे। बेखौफ जरा पर खोल है उड़ना दूर परिंदे। हो चाहे कुछ मत डोल है उड़ना दूर परिंदे। बेखौफ जरा पर खोल है उड़ना दूर परिंदे। हो चाहे कुछ मत डोल है उड़ना दूर परिंदे। बेखौफ रहे तो डर भी तुझसे डर जाएगा।
परिंदे, बेखौफ जरा पर खोल है उड़ना दूर परिंदे, हो चाहे कुछ मत डोल है उड़ना दूर परिंदे, बेखौफ जरा पर खोल है उड़ना दूर परिंदे, हो चाहे कुछ मत डोल है उड़ना दूर परिंदे। अमित राजपूत भारतीय जनसंचार संस्थान से प्रशिक्षित पेशेवर पत्रकार और युवा स्तंभकार हैं। ये देश की प्रतिष्ठित पत्रिकाओं, अखबारों और वेब पोर्टल्स पर सामाजिक, राजनैतिक और नीतिगत मामलों पर लगातार लिखते हैं। मुख्यधारा के राष्ट्रीय अखबारों में आपको बता दें, सबसे कम उम्र में प्रमुख लेख यानी लीड आर्टिकल लिखने वाले देश के सबसे युवा स्तंभकार होने का इन्हें गौरव प्राप्त है। और देश के चर्चित युवा लेखकों और नाटककारों में भी अमित राजपूत का विशिष्ट स्थान है। तो यहाँ आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अमित। थैंक यू सो मच राजश्री। और आपसे बहुत सारी बातें करनी है। भाई ये बताएं कि कहाँ से आपको इतना इंस्पिरेशन मिलता है? आप नाटक भी लिखते हैं, आप कविताएं भी लिखते हैं, आप कहानियां भी लिखते हैं, आप पॉलिटिकल भी लिखते हैं। आई मीन यू नो लाइक व्हाट, कहाँ से की है पढ़ाई आपने? इतनी सारी पढ़ाई कैसे कर ली है? पढ़ाई देखिए, हम जिस इलाके से हैं वो अवध का रीजन है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हमारी पढ़ाई लिखाई है और फतेहपुर घर है खागा। तो आसपास का जो माहौल है वहाँ पर बहुत बौद्धिक लोग ही रहते हैं, चीजों को अच्छी तरह से समझने वाले, करुणा बहुत है उनमें, संवेदनशीलता ज्यादा है। तो ये जो परवरिश है वो हमारे आसपास के लोगों से ही मिली है। आपने बहुत रिसर्च वगैरह भी किया हुआ है, तो ये मतलब वहाँ पे जो आसपास का माहौल है सिर्फ उसका प्रभाव है या कुछ? नहीं, सिर्फ उसका तो नहीं है। हाँ। ये अपने आप है, मुझे नहीं मालूम कि ये कैसे है, लेकिन ये है। अच्छा, ये बताएं कि जो पहली किताब आपकी आई थी वो कहानी की थी, कविता की थी, नाटक का था, क्या था? नहीं, मेरी पहली किताब आई थी वो इतिहास था, आधुनिक इतिहास था। उसमें गणेश शंकर विद्यार्थी पर वो किताब थी। उसका नाम था अंतर्वेद प्रवर, और वो अभी 2019 में ही आई है। हमारे जो भारत रत्न हैं पूर्व राष्ट्रपति आदरणीय प्रणब मुखर्जी जी, उन्होंने उसका विमोचन किया था जी। तो ये पहली आधुनिक इतिहास कंटेंट उसका था। चूंकि मैं आधुनिक इतिहास का विद्यार्थी भी रहा हूँ, तो इस नाते मेरा पहला काम उसी पर रहा है। तो व्हाट लेड यू टू राइट ऑन दैट? इट वाज जस्ट अ मेयर, मतलब एक शौक होता है लिखने का, या एक होता है ना कि आप इतना वक्त, किताब लिखना आसान काम नहीं है, और वो भी खासकर इतिहास पे ऐसा कुछ। तो वाज देयर एनी ड्राइविंग फोर्स? क्या था कारण? आप कह सकते हैं शौक है और जुनून भी कह सकते हैं, क्योंकि कई चीजें होती हैं, ये अचानक सा होता है। क्योंकि जो मैंने पहली किताब की थी तब मैं नौकरी में ही था, और मैंने नौकरी छोड़ी थी, लगभग 13-14 महीने नौकरी छोड़ी और फुटवर्क किया। तो घर का भी एक दबाव होता है पेरेंट्स का कि आप जो है नौकरी छोड़ के इतना सारा काम कर रहे हो, तो वो तो रेवेन्यू देखते हैं कि आप इतने महीने की नौकरी छोड़े, अगर नहीं छोड़ते तो इतना रेवेन्यू आता। तो वो देखते हैं अच्छा इतना बड़ा लॉस कर दिया उसने एक किताब के चक्कर में। तो इस तरह का एक दबाव होता है। तो निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि हाँ, एक शौक है और जुनून भी है। आपकी लगभग 6 किताबें हैं और आप और आगे भी काम कर रहे हैं, इसके बारे में हम बातचीत करेंगे, लेकिन एक म्यूजिकल ब्रेक ले लेते हैं। जरूर। दुनिया ते वखरे रंग, आशिक हुंदे ने मस्त मलंग। छलिया दुनिया ते वखरे रंग, आशिक हुंदे ने मस्त मलंग। इश्का दा चक्का घूमे नाल नाल दुनिया झूमे, डरदा दा सुरूर सबनू पसंद। चल बुझ गिरे उठे उड़ चल पर लगे शक मुश्किल चल बड़े बड़ता ही जाए इश्क चलिया। चल बुझ गिरे उठे उड़ चल पर लगे शक मुश्किल चल बड़े बड़ता ही जाए इश्क चलिया।
समा हो, चढ़ती चांदनी हो जैसे हो, चमकी चकाचौंध से इश्क तक लेना हो, सजदी सारी दुनिया में ना इश्क सा कोई गहना, ऊंची उड़ाने जीते ज़माने अनमोल यारियां, लाखों की लाली जग सारा माटी यार मेरा सोना, चल बुझ गिरे उठे उड़ चले पर लगे इश्क मुश्क लड़ चढ़ बड़ बढ़ता ही जाए जाए इश्क चलिया, चल बुझ गिरे उठे उड़ चले पर लगे इश्क मुश्क लड़ चढ़ बड़ बढ़ता ही जाए जाए इश्क चलिया। में तोले सारा ज़माना, तू ही है मेरा खजाना हो, मिलते रास्तों में है मिली मंजिल जैसे तू हो, जग की जागीरों से मुझे हासिल ऐसे तू, तुझको तराशू सब कुछ कमा लिया, बातें वफाएं ना आजमाए नुकसान या नफा, लड़ी नहीं अड़ी नहीं संग रहे बस चले फलक फलक मिल गिले बड़े बढ़ता ही जाए जाए इश्क चलिया, वादा तुझे संग लेके रंग लेके दुनिया से अलग थलग जाओ बाहों से बढ़ता ही जाए जाए इश्क चलिया, सुनिया करना मैं तेरा ख्याल, रखना तेनू सारी उम्र संभाल, सुनिया करना मैं तेरा ख्याल, रखना तेनू सारी उम्र संभाल, एक बार जो होना तेरा तेरे नाल चलाया फेरा, रंग जाना हुण मैं तेरे रंग, चल बुझ गिरे उठे उड़ चल पर लगे इश्क मुश्क लड़ चढ़ बड़ बढ़ता ही जाए जाए इश्क चलिया, चल पर लगे इश्क मुश्क लड़ चढ़ बड़ बढ़ता ही जाए जाए इश्क चलिया। सुनिए ना। हाँ बोलो। आज आशा दीदी मिली थी, कह रही थी कि अब हमारे परिवार नियोजन अपनाने का समय आ गया है। परिवार नियोजन? उसकी क्या जरूरत? अरे बहुत जरूरत है, इससे अनचाहे गर्भ की संभावना नहीं होती। 2 बच्चों के बीच 3 साल का अंतर न रखने पर जच्चा और बच्चा दोनों के स्वास्थ्य पर खराब असर पड़ता है। कितने पैसे लगेंगे दीदी ने कुछ बताया? सभी स्वास्थ्य केंद्र पर परिवार नियोजन के अस्थायी साधन जैसे कॉपर टी, कॉन्डोम, गर्भ निरोधक गोलियां और इंजेक्शन निःशुल्क मिलते हैं। यह स्थायी साधन जैसे महिला या पुरुष नसबंदी अपनाकर हमेशा के लिए चिंता मुक्त हो सकते हैं। नसबंदी कराने के बाद सरकार द्वारा 2000 रुपए की प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की जाती है। वाह बिंदु, ये हुई ना सोने पे सुहागे वाली बात। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी। बुजुर्ग और दिव्यांग व्यक्तियों के टीकाकरण के लिए उनके घरों के नजदीक कैंप लगवाकर उनका टीकाकरण किया जाएगा। सभी नागरिकों से अपील की जाती है कि उनके आसपास रहने वाले दिव्यांग व्यक्तियों को कोविड-19 के टीकाकरण के लिए नजदीकी कैंप तक ले जाने में उनकी मदद करें। अपना और अपने परिवार का टीकाकरण करवाएं। हम सुरक्षित, देश सुरक्षित। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग, हरियाणा द्वारा जनहित में जारी। मन की बात। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात रविवार 25 जुलाई सुबह 11 बजे। आकाशवाणी के सभी केंद्र, सभी चैनल इसे प्रसारित करेंगे एक साथ ही इसका प्रसारण दूरदर्शन के नेशनल न्यूज, डीडी भारती, डीडी इंडिया, डीडी उर्दू और डीडी किसान पर भी किया जाएगा। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 22 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या माईगॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 25 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात। FM
रेनबो 102.6। वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम परवाज है काम तेरा और हमारे साथ हैं लेखक और पत्रकार अमित राजपूत। अमित, आपका साइंस है बैकग्राउंड जो है, जो मैं पढ़ रही थी आपके बारे में, और इसके अलावा आप एनसीसी वगैरह में भी थे। तो ये सब छोड़कर अचानक लिखने की तरफ कैसे प्रेरित हो गए? ये तो बिल्कुल अलग क्षेत्र है जिसमें आपको बहुत सब कुछ सोचना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। लिखने के पहले जाहिर बात है कि बहुत सारा ज्ञान अर्जित करना पड़ता है। ये लिखने का जो सिलसिला है वो शुरुआत से रहा है। 11वीं में जब मैं था तब से मैं आर्टिकल्स लिखता रहा हूँ। आपने अभी जो स्तंभकार होने का जो जिक्र किया है जी, वो 11वीं कक्षा से था, तब से मैं लिख रहा हूँ। तो 11वीं कक्षा में मतलब अगर हम मतलब इस राइटिंग की बात करें तो क्या लिखते थे उस समय? आर्टिकल्स लिखता था। लेखन की शुरुआत तो मेरी हो गई थी 7वीं कक्षा से, और वो शुरुआत भी दिलचस्प थी कि 7वीं में मैं था। अगर मैं ये जानना चाहूँ कि सबसे पहले क्या लिखा आपने? हाँ जी, तो सबसे पहले मैंने 7वीं में ही लिखा था। एक पोएम थी और वो कुछ इस तरह से थी कि आया सावन झूम झूम कर, चली हवा जब सर फर सर, दादुर बोले टर टर टर, इस तरह से कुछ थी। और उसके लिए मैं आई एम वेरी थैंकफुल टू मेकर्स ऑफ द करिकुलम कि 7वीं में जो मेरा पाठ्यक्रम था उसके जो बनाने वाले थे उनको आप कह सकते हैं कि वहां से अभ्यास मेरा पड़ा। तो अगर इस तरह के हम पाठ्यक्रम बनाएं बच्चों के लिए तो वो उनके सर्जना के बीज वहां से बोए जा सकते हैं। लेकिन जो एक लेखक, सो कॉल्ड लेखक जो बनाने का श्रेय है वो मेरे दोस्त सीपी श्रीवास्तव को है। सीपी मेरा दोस्त है। उसने पहली बार मुझे कहा था कि हम लोग एक दूसरे की पर्सनल इंटरपर्सनल काउंसलिंग करते हैं, सेल्फ इंटरव्यू करते हैं कि हम क्या हो सकते हैं। तो हम बहुत सारी संभावनाओं से भरे हुए होते हैं अपने किशोरपन में। तो सीपी बहुत ध्यान देखता था, वो मेरी पेरेंटिंग भी करता है अभी भी। तो उसने कहा कि कुछ ना कुछ तो सिलेक्ट कर लेना चाहिए ब्रो कि हमें क्या करना है लाइफ में। मैंने कहा बिल्कुल कर लेना चाहिए। तो उसने कहा कि वो थोड़ा अंग्रेजी दा है, इसीलिए मैं उसके लहजे से बता रहा हूँ। व्हाट इज अंग्रेजी दा? अंग्रेजी दा मतलब लुक लाइक इंग्लिश, थिंक लाइक इंग्लिश, वॉक लाइक इंग्लिश। तो उस तरह से, और मैं थोड़ा सा देशी टाइप का हूँ। तो उसने कहा था, मुझे एक मैगजीन उसने दिया था जिसमें सुहास गोपीनाथ और तमाम सारे लोगों के इंटरव्यूज थे, मुझे याद है बखूबी। तो उसमें एक निब बना था पेन का। तो तब बहुत सारा उसने मेरा काम देखा। फाउंटेन पेन्स हुआ यस एग्जैक्टली। तो उसने मेरा बहुत सारा काम देखा, विचार देखे। तो उसने मुझे पहली मर्तबा कहा कि अमित तुम एक लेखक बन सकते हो और अपने आप को इसी फ्रेम में देखो। तो जो चश्मा था उसने मुझे दिया और वो मेरी प्रेरणा है सीधे तौर पे। सीपी तो क्या वो भी लिखते ही होंगे जरूर? अगर आपको प्रेरित किया उन्होंने तो वो भी लिखते होंगे? वो मुझसे बिल्कुल उल्टा है। हम दोनों पूरब पश्चिम हैं। हाँ। लेकिन जो आध्यात्मिक यात्राएं हैं वो हम दोनों की अब समान है। वो बहुत योयो टाइप का था। जब ये योयो थे भी नहीं यहाँ पे मार्केट में, उसके पहले से वो योयो था। तो अलग ही था, मतलब अलग ही था कुछ। लेकिन उसका प्रभाव पड़ा आपके ऊपर, जो उन्होंने आपको इनकरेज किया, आपको इंस्पायर किया कि लिखो, तुम में वो लिखने की क्षमता है, तुम लिख सकते हो। हाँ, वो उसने मुझे प्रेरित किया है। और जो मेरी नई किताब आ रही है, कहानी संग्रह है समोसा, तो मैं सीपी को समोसा। हाँ, तो ये कहानी संग्रह में ये मतलब कोई कहानी ही होगी समोसा नाम से? हाँ, 7 कहानियां हैं। अभी मैंने अपने प्रोग्राम में कहा कि भैया आप तली भुनी चीजें ना खाएं और मैदा की चीजें ना खाएं, और आप समोसे की बात कर रहे हैं। लेकिन राष्ट्रीय ये समोसा खाने वाला नहीं है, बहुत ही रोचक है। जब वो किताब आएगी तो मैं आपको भेंट करूंगा जरूर। अभी मुझे 2 किताबें भेंट हुई हैं, जान है तो जहान है और दूसरा है आरोपित एकांत। बहुत ही खूबसूरत नाम है। लेकिन ये दोनों ही मुझे लगता है कोरोना काल की कविताएं हैं और कोरोना काल एक में संस्मरण है, गद्य का संस्मरण है। जरूर बात करूंगी आपसे। जी। तो मैं कह रहा था कि वो 7 कहानियों का संग्रह है समोसा। तो उसमें से 7 में से एक कहानी है जिसका नाम है समोसा। और क्या है उसमें सारी कहानियां हैं 7 डिफरेंट शेड्स ऑफ द लव। तो प्रेम के अलग अलग जो हमने, क्या बात है, वो है। तो आप तो बहुत ही बच्चे दिख रहे थे मुझे, लेकिन चलिए। तो उसमें ये कहानियां हैं, उसमें से समोसा एक है और वो मैं सीपी को ही समर्पित कर रहा हूँ। Oh my God, he is very very important pillar in your life, right? Yeah. बहुत अच्छी बात है। जान है तो जहान है का जिक्र अभी हमने किया और हमने आरोपित एकांत का भी जिक्र किया। आप तो खैर पहले से लिख रहे हैं और आगे भी लिखेंगे। आपकी जो उसके बारे में भी मैं बात करूंगी कि अभी आप किन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। लेखक होने के नाते लेखक बहुत संवेदनशील होते हैं, ये तो सब जानते हैं।
कोरोना पिछले 1-1.5 साल से काफी, जिसे कहते हैं कि मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर, आर्थिक तौर पर हर तरह से लोगों को परेशान किया है। आप भी काफी इससे अगर मैं कहूँ तो प्रभावित हुए, खासकर इमोशनल इस पे। ये जो 2 किताबें हैं, मैं इसके बारे में आपसे थोड़ा सा जानना चाहूंगी, लेकिन एक छोटा सा गाना, एक छोटा सा गीत अपने लिसनर्स को सुनवा देती हूँ। बिल्कुल। मैं देखूं तेरी फोटो 100 बार कुड़े, मैं देखूं तेरी फोटो 100 बार कुड़े, के उठदे तूफान सीने विच 100 बार कुड़े, के उठदे तूफान सीने विच 100 बार कुड़े, तू सपने में आ ही जाती है, तू नींद उड़ा ही जाती है, तू सपने में आ ही जाती है, तू नींद उड़ा ही जाती है, तू मिले एक बार कुड़े, मैं देखूं तेरी फोटो 100 बार कुड़े, मैं देखूं तेरी फोटो 100 बार कुड़े। दीवाना तूने कर दिया ऐसे, तेरे बिन अब रह ना सकूं, दिल की बात तुझे आकर मैं कह ना सकूं, दीवाना तूने कर दिया ऐसे, तेरे बिन अब रह ना सकूं, दिल की बात तुझे आकर मैं कह ना सकूं, मेरी गुड मॉर्निंग तू है, मेरी गुड नाइट भी तू, ये दुनिया रॉन्ग लगे मेरे लिए राइट भी तू, तू बन मेरी जान कुड़े, दीवाना निर्माण कुड़े, तू कर एहसान कुड़े, मैं देखूं तेरी फोटो 100 बार कुड़े, मैं देखूं तेरी फोटो 100 बार कुड़े, के उठदे तूफान सीने विच 100 बार कुड़े, के उठदे तूफान सीने विच 100 बार कुड़े। साथियों, मैं बहुत जोर देकर कहूंगा, बिना मास्क पहने, प्रोटोकॉल का अमल किए बिना भारी भीड़ का उमड़ना चिंता का विषय है, ठीक नहीं है। प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट, इन दोनों से जुड़े उपायों पर ही हमें पूरा फोकस इन्हीं चीजों पे करना है। वायरस का प्रहार वो 2 गज की दूरी, मास्क और वैक्सीनेशन के कवच के सामने कमजोर पड़ जाएगा। हमें हर नागरिक को कोरोना बचाव के लिए बने नियमों का पालन करने के लिए निरंतर प्रोत्साहित करते रहना होगा। तेरे साथ तिरंगा है, ये विजय का उद्घोष है, तू ठान ले, अब जीत को अंजाम दे। हम सब मिलकर टोक्यो जाने वाले अपने खिलाड़ियों को सपोर्ट करेंगे। चीयर फॉर इंडिया, चीयर फॉर इंडिया, चीयर फॉर इंडिया। वहाँ एथलीट्स दम लगाएंगे, आप यहाँ से हौसला बढ़ाओ। चीयर फॉर इंडिया। FM Rainbow 102.6।
तो चलिए वापस अमित, हम किताबों पे बातें कर रहे थे। एक जो आरोपित एकांत है, नाम भी बहुत अच्छा आपके जो किताबों का उन्वान है, बहुत अच्छा। जान है तो जहान है, वेरी सिंपल, वन कैन अंडरस्टैंड दैट वेरी इजीली। तो इन किताबों के बारे में थोड़ा सा बताएं, फिर हम दूसरी तरफ जाएंगे। आपने नाम का जिक्र किया, एक तो जो गद्य संग्रह है आरोपित एकांत, हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं डॉक्टर अरुण पांडे जी, तो ये उनका सजेशन था। और एक तो आप जानते होंगे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो संबोधन में अपने कहा है, जान है तो जहान है, ये उनका है। देखिए, जब कोविड आया तो मैं दिल्ली से अपनी नौकरी छोड़ करके वापस, जब नौकरी छोड़ता हूँ तब किताबों पर काम होता है। ये एक इत्तेफाक है महज, ये मेरी योजना नहीं है। मैं अपने होम टाउन गया फतेहपुर, तो जब वहां गया तो वहां के जो तत्कालीन जो डीएम रहे हैं श्री संजीव सिंह जी, तो उनसे हमारा एक राब्ता शुरू में रहा है। तो उन्होंने हमें बुलाया, तो मैंने उन्हें एक प्रस्ताव दिया कि जो कामगार लोग हैं, जो कौशल जिनके पास है, किसी तरह से रोजगार से जुड़े हुए हैं, वो लोग तो अपना समय किसी न किसी तरह से काट देंगे, लेकिन जिनके पास बौद्धिक संपदा है, या वो लोग जो इस तरह के पेशे से जुड़े हुए हैं जहां पर बुद्धि का काम होता है, जैसे अध्यापक हैं या कोई किसी तरह की रचना कर्म से जुड़ा हुआ है, उन लोगों के साथ बहुत दिक्कत थी कि वो इस समय को, लॉकडाउन को किस तरह से काटें। ये भी मेरा तादाद में नहीं था, मेरा खुद का अनुभव था, क्योंकि मैं भी घर में था, मेरा भी सारा काम बुद्धि वाला है। तो मैंने सोचा कि जब मुझे इतनी तकलीफ हो रही है तो दूसरे लोगों को कितनी हो रही होगी। तो ये प्रस्ताव लेकर के मैं डीएम साहब के पास गया, श्री संजीव सिंह जी जो आईएएस हैं। तो मैंने कहा कि ये इस तरह की चीजें हैं और जनपद में हम एक एक्सरसाइज करें कि हम एक ईमेल आईडी बनाया था हम लोगों ने, कूल फतेहपुर, कि हेक्टिक ना हो, लोग कूल रहें, तो कूल फतेहपुर @gmail बनाया था। और मैंने कहा था कि इसमें सब लोग अपनी रचनाएं भेजें, कुछ भी लिखते हो आप, गद्य लिखते हो, पद्य लिखते हो, आप इसमें भेजिए, तो हम उसका संग्रह करके उसको संपादित करके छपवाएंगे। तो इस तरह से इसकी शुरुआत हुई और डीएम वाज एग्री, तो हमने शुरू किया और मंगाया। अमित, बड़ी कुलबुलाहट हो रही है मुझे आपसे ये पूछने के लिए कि वाई कूल फतेहपुर। कूल फतेहपुर इसलिए कि उस समय को कूल लगेगा। नहीं, यूथ को कूल नहीं लगेगा, ये यूथ ओरिएंटेड नहीं था। उस समय राष्ट्रीय क्या था कि एक दबाव था, जब लॉकडाउन हुआ था, किसी को कुछ भी नहीं पता था, बिल्कुल संभावनाओं असंभावनाओं पे दुनिया थी, क्या होगा क्या नहीं होगा। जब पहले दिन लॉकडाउन लगा तो मुझे याद है बिल्कुल सन्नाटा हो गया, लोग अपने गांव जाना चाह रहे थे कि हम जाकर के कुछ कटाई करें, तो बड़े संदेह में थे कि यार हम जाएंगे तो कहीं पुलिस लाठियां न बरसा दे। बड़ा असंभावना, बड़ी असंभावनाएं रही हैं उस तरह से। तो हमने कहा कि ये जो एक पेचीदा एक समय है जो अनक्लियर सा है, तो वहां पर हमें कूल रहना है, तो इसलिए कूल फतेहपुर, हम अपने उस जनपद को कूल रखना चाह रहे थे। और ईश्वर की कृपा थी, लोगों का इतना सहयोग था कि जब तक बाहर से लोगों का पलायन नहीं हुआ, पूरा फतेहपुर जनपद हमारा ग्रीन जोन में रहा। और इसके लिए डीएम संजीव सिंह भी बहुत इसके लिए तारीफ के हकदार हैं। ओके, तो ये दोनों किताबें उसी तरह से फिर आई। जी। ओके, अमित, आप रंगमंच से भी जुड़े हुए हैं, ठीक है, थिएटर से आपका जुड़ाव है। तो आपने लगभग 5 नाटक लिखे हैं। क्या आप नाटक करते भी हैं, मतलब एज एन एक्टर, अभिनय के तौर पर, या सिर्फ किताबें, नाटक की जो किताबें आपने लिखी है? नहीं, मैं नाटक करता था, मैं भी कई लंबे समय से मैं मंच पर नहीं गया हूँ, लेकिन हाँ, नाटकों की दुनिया, अभी तो सब कुछ बंद है। अभी तो सब कुछ बंद है, लेकिन नहीं, मेरा तो कई सालों से बंद है। जब से मैं पत्रकारिता की दुनिया में आया तो मैं मंच पे नहीं गया, लेकिन उससे आपको अफसोस नहीं होता या वो उस तरफ खिंचाव नहीं होता? खिंचाव बिल्कुल नहीं होता है। बतौर अभिनेता, एज एन एक्टर, मुझे ये कोई कुलबुलाहट नहीं है कि मैं मंच तो लिख रहे हैं तो वो तसल्ली हो जाती है। लेकिन हाँ, प्यास पूरी मैं रंगमंच से पूरी तरह से परे नहीं हूँ, विमुख नहीं हूँ, वो कुलबुलाहट भी नहीं आई, क्योंकि मैं लगातार जुड़ा रहा रंगमंचों से, कभी वो गैप नहीं आया। पहले स्कूल के दिनों में, इसके बाद जब मैं प्रयाग गया, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया, तो मैं अपना बीए के कोर्स भी कर रहा था और मैं जुड़ा फिर रंगमंच से प्रोफेशनली। श्री आलोक नायर हैं, वो मेरे निर्देशक हुआ करते थे और आज भी हैं मेरे निर्देशक। द थर्ड बेल हम लोगों का ग्रुप था, वहां से मैंने नाटक की शुरुआत की। पहला नाटक किया था
इजाडोरा डंकन पर, इजाडोरा। और फिर इस तरह से नाटकों का सिलसिला हमारा शुरू हुआ। फिर वहां से नाटकों का जो तस्वुर रहा वो उसमें मेरा लेखन, चूंकि मैं लिखने लगा था तो करुणा, भावनाएं और वो सारी चीजें, तो बनावट इसके आदि पर जाया जाए। तो जब तक नाटक लिखा नहीं जाएगा तब तक मंचित ही नहीं होगा। तो वो उस तरफ मेरा झुकाव ज्यादा हुआ। ये बताएं कि पत्रकारिता बड़ा हार्डकोर वर्क है, जहाँ संवेदना ये वो थोड़ा सा बैक सीट लेती है, बिकॉज रियलिस्टिक। एग्जैक्टली। दूसरी तरफ नाटक, तीसरी तरफ साहित्य। अब आप बहुत ही कहते हैं ना कि दुखती रग पर हाथ रखना, या आप कहिए कि की पॉइंट आपने टच कर लिया। यहाँ पर मैं एक्सेप्ट करूंगा कि हमें जर्नलिज्म की तरफ कैसे आ गया। आप यही प्रश्न पूछना चाह रही हैं? बिल्कुल बिल्कुल, अलग विधा है वो। ये एक्सीडेंटल था। मैं आईएमसी 14-15 बैच पास आउट हूँ। तब भी एनडीटीवी के एक इंटरव्यू में मैंने कहा था कि यस, ये एक्सीडेंटल में आया। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में थे हम, पॉलिटिकल साइंस और मॉडर्न हिस्ट्री जैसे रफ सब्जेक्ट थे। विकल्प शून्यता थी कि अब क्या किया जाए। एमए करने के लिए पैसे नहीं थे, घर से सपोर्ट नहीं था। तो एक हमारे सीनियर हैं, मित्र हैं, प्रशांत शाही जी, तो उन्होंने कहा यार दिल्ली में एक आईएमसी है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन है जेएनयू कैंपस में, वहां से अगर आप पास आउट हो जाते हो आपको फटाफट नौकरी मिल जाती है और पैसे कमाने लगते हो। मेरे लिए एक सपने जैसा था कि अच्छा मैं भी कभी पैसे कमाऊंगा। तो मैंने कहा सच बताओ, कसम खाओ। उन्होंने कहा हाँ पक्का मिलता है। तो मैंने कहा ठीक है, भर दो फॉर्म। हमें कुछ नहीं पता था, हमने परीक्षा की तैयारी की, भर दिया, रिटर्न निकल गया, इंटरव्यू हो गया, सेलेक्ट हो गए। तो घर में खुशियां नहीं हुई, तांडव हो गया। अच्छा। अरे बच्चे ने ये क्या निकाल दिया। चूंकि इसमें पैसा बहुत लग रहा था। हमारे परिवार के जो फाइनेंशियल स्टेज है या स्थिति है, उसके हिसाब से बहुत बड़ा था। तो पिताजी की चिंता बढ़ी इसके बाद कि यार ये क्या कर दिया इस बच्चे ने। और तो कई लोगों से, अपने मित्रों से उन्होंने सलाह लिया कि देख लो भाई कि ये क्या निकाला है, क्या है, कहाँ जा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कहाँ पत्रकारिता में चला गया। तो कई भद्र लोग थे, मेरे भैया के कुछ मित्र थे, उन्होंने समझाया कि नहीं अंकल ये ठीक है और आप पैसे किसी तरह से दे दो और लड़का अच्छा करेगा आपका। तो पिताजी उन लोगों के बिहाफ पे, उन लोगों के ट्रस्ट पे कहने पर वो राजी हुए और कुछ लोगों ने मदद की। तो इस तरह से मैं एक्सीडेंटल आ गया जर्नलिज्म में। तो अफसोस तो नहीं है ना? कोई अफसोस नहीं है। मैं चूंकि आर्टिकल लिखता रहा हूँ तो उस तरह की गतिविधियों से मैं जुड़ा था। हाँ। मतलब वो एक ऑथेंटिसिटी आ गई क्योंकि आपने जर्नलिज्म किया हुआ है। यानी कि अलग अलग क्षेत्रों में आपकी परवाजें रही हैं, है ना? बिल्कुल। तो एक म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं और वापस फिर आते हैं। हाँ, क्योंकि जर्नलिज्म की बात करने के बाद तो थोड़ा सा मेरा दबाव में महसूस करता हूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि शायद मैं एक अच्छा पत्रकार नहीं बन पाया। शायद अफसोस है आपको? हाँ। क्यों? इस ब्रेक के बाद। हाँ। कोई ना रोके ये परवाज़ें, कोई भी अपना दे आवाज़ें। चलो मस्तियों में झूमे, चलो आसमां भी घूमे, मंजिलों से मिले, चलो बादलों को चूमे। आ जाओ, छोड़ो आनाकानी ये, आ जाओ, राहें आनी जानी ये, आ जाओ, जी लो जिंदगानी ये, भूल के हम दम तुम सब गम को। कोई ना रोके ये परवाज़ें, कोई भी अपना दे आवाज़ें। चलो मस्तियों में झूमे, चलो आसमां भी घूमे, मंजिलों से मिले, चलो बादलों को चूमे। आ जाओ, छोड़ो आनाकानी ये, आ जाओ, राहें आनी जानी ये, आ जाओ, जी लो जिंदगानी ये, भूल के हम दम तुम सब हमको।
परवाज़ें, कोई भी अपना दे आवाज़ें, अब दे रहा है ताने, हमें ये जहां क्या जाने, चीर के चांद को यहाँ लाएंगे उठाने, समझो ना हम भोले भाले हैं, हम ही तो जहाँ के उजाले हैं, जीने के ढंग भी निराले हैं, मर्जियों से जीना जाने, आ जाओ छोड़ो आनाकानी के, आ जाओ राहें आनी जानी के, आ जाओ जी लो जिंदगानी के, उनके हमदम तुम सब, आ जाओ छोड़ो आनाकानी के, आ जाओ राहें आनी जानी के, आ जाओ जी लो जिंदगानी के, उनके हमदम तुम सब। अमित, आपने कहा कि आप बहुत संतुष्ट नहीं थे अपने पत्रकार करियर की तरफ से। हो सकता है कि लोग ऐसा ना सोचते हों, लेकिन आपको क्यों लगता है ऐसा? देखिए, जो एक हार्डकोर जो जर्नलिज्म है, पत्रकारिता, सो कॉल्ड जो पत्रकार होते हैं कि मैं कुछ लिखूं और कुछ लेखन, जो लेख लिखता हूं मैं, आर्टिकल, उसके नाते तो मैं अपना प्रभाव छोड़ पाता हूं मुझे, लेकिन एक रूटीन जो एक्सरसाइज होती है कि आपको बीट दे दी गई, आप अपनी इस बीट पर जाइए, रिपोर्ट करके लाइए, उसको फाइल करिए और आपकी बायलाइन छपती है, उसका जो सुख मिलता है। जैसे मेरे कई सारे सीनियर्स, जूनियर्स, मेरे बहुत सारे बैचमेट्स बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो मैं एक आई एम नॉट अ गुड जर्नलिस्ट, मैं बहुत खुले दिल से इसको स्वीकार करूंगा और सब लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, इसलिए मैंने कहा, बट आई एम अ ब्रॉडकास्टर, मैं अपने आप को एक ब्रॉडकास्टर कह सकता हूं। लेकिन आप यू आर गेटिंग माय पॉइंट कि मैं क्यों कह रहा हूं कि जो हार्डकोर, हाँ, मैं वही कहने वाली थी कि भाई आपने आकाशवाणी के लिए भी फीचर्स लिखे हैं और बहुत पसंद किए गए वो फीचर्स, तो वो संतुष्टि आपको यहाँ मिल जाती है रूपक। हाँ, मतलब मैं हार्डकोर पत्रकारिता न कर पाया, मेरा जो है ना रचनात्मक जो लेखन है, क्रिएटिव राइटिंग, उस तरफ रुझान थोड़ा चला गया। मैं प्रोजेक्ट्स बहुत करने लगा। ये प्रोजेक्ट्स, किस तरह के प्रोजेक्ट्स? जैसे आपके आकाशवाणी के ही बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मुझे मिलते हैं, तो उस तरह के प्रोजेक्ट मैंने किया। विदेश मंत्रालय की एक किताब मिली थी, उसका प्रूफ करना था, जब अभूतपूर्व संपर्क असाधारण सफलता है जी, माननीय सुषमा स्वराज जी के समय में वो मिला था मुझे। तो इस तरह के प्रोजेक्ट्स अलग अलग मैं फ्रीलांसिंग करने लगा। तो आप ये जो स्वस्थ भारत जो पत्रिका है, स्वस्थ भारत के संपादक मंडल के जी, जब ये शुरू हुई थी पत्रिका, आई एम श्योर आप यंगेस्ट होंगे उसमें। हाँ, मैं यंगेस्ट ही हूँ। तो उसके संपादन मंडल में मैं था। मैंने शुरू हुई थी जब ये मैगजीन, तो उसमें मैं था। रेडियो के लिए भी आपने नाटक लिखा है, अभी तो हम फीचर्स की बात कर रहे थे। जी जी जी, है ना? तो हाँ, मेरा एक नाटक है खुशी, वो बड़े हमारे आदरणीय हैं राजेंद्र चुग जी, आईएमसी में ही ये इसको मैंने ब्रॉडकास्ट किया था, खुशी, और एक अधिगम था। तो खुशी काफी बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था, बहुत रोड़े आए थे। आप रेडियो से कब से जुड़े हुए हैं? जैसे कि क्योंकि रेडियो के जो नाटक हैं वो बहुत टेक्निकल साउंड के जरिए। अच्छा सवाल है आपका, बहुत अच्छा सवाल है। जब मैं आईएमसी आया था तो मैं चूंकि लेख तो लिखता था, तो मैं वहां पढ़ाई मैंने शुरू की, तो लेख लिखना मुझे आता था, खबर लिखना भी पता चल गया था कि उल्टा पिरामिड क्या है, 5W1H। तो इसमें इतना ज्यादा नहीं था कि 9 महीने इसको सीखा जाए। थोड़ा सीखने की जो गति है मेरी ठीक है। तो मैंने पूरे आईएमसी में ऑब्जर्व किया कि मैं नया क्या सीख सकता हूँ, इतने सारे पैसे यहाँ पे लगे हैं। तो मैंने खोजा वहां पर रेडियो की दुनिया मेरे लिए बिल्कुल नई थी। तो मैं क्लासेस अपने बंक करके रेडियो ही जाता था। राजेंद्र चुग जी थे वहां पर, वो समाचार विभाग में थे वहां पर। यहाँ आईएमसी में, आकाशवाणी में तो समाचार विभाग में थे, बट वहां पे हेड ऑफ प्रोग्रामिंग थे। तो उनके साथ रह करके मैंने रेडियो के जो मेरे पहले गुरु कहें तो हाँ, आदरणीय राजेंद्र चुग जी हैं। तो उनसे मेरी तालीम है रेडियो की पूरी। बहुत अच्छे प्रसारक थे वो। जी जी, नो डाउट। जी जी जी, हाँ। तो रेडियो नाटक आपने लिखा इस दौरान में जब वो आप पढ़ाई कर रहे थे वहां पे आईएमसी में। और अगर हम रंगमंच नाटक की बात करें तो आपने
वो तुष्टि आपको मिल गई थी, क्योंकि एक अभिनय आपने नहीं किया, लेकिन लिखने से वो संतुष्टि आपको मिलती हाँ, पहले मैं अभिनय करता था। एक स्किट तो मेरी कम से कम 100-150 से ज्यादा मैंने शोज किए हैं। मतलब मैं एक्टर हूं, अगर मुझे अभिनेता कहा जाए तो इसमें मैं इसको खारिज नहीं करूंगा। लेकिन हाँ, मैं प्रोफेशनली थिएटर में जाकर के मैंने उस तरह से मंचन नहीं किया जिस तरह से मैंने पत्रकारिता, अपने आप को मैं पत्रकार नहीं कहता, उस तरह से मैं अपने आप को अभिनेता भी नहीं कहूंगा। तो लेकिन मैंने पहले नाटक किए हैं। इलाहाबाद से मैंने लिखना शुरू कर दिया था। तो अभी अलग अलग विधाएं हैं, अलग अलग तरह से सोचना पड़ता है। हाँ जी। तो हाँ जी, कैसे इसमें आप तारतम्य कैसे बिठाते हैं? अभी नाटक लिख लिया, या भी कहानियां लिख ली, या भी कविताएं लिख ली, हाँ, फीचर्स लिख लिया, ये है थोड़ा सा, इसको मैं कहूंगा गॉड गिफ्टेड है। स्विच ऑन स्विच ऑफ है, मुश्किल है। मैं एक प्रोफेशनल राइटिंग का जो एक दुनिया है उसके नाते जरूर कहूंगा कि बिल्कुल स्विच ऑफ स्विच ऑन है। कविता से कहानी बिल्कुल भिन्न है। किसमें आप सबसे ज्यादा खुद को सहज पाते हैं? मैं सभी में सहज हूँ राशि। आप तो खुद मेरे साथ कई फीचर आपने किए हैं आकाशवाणी के, आपने देखा होगा। पोएट्री है तो पोएट्री मेरी कई प्रतिष्ठित जगहों पर छपी। कहानी में मैं जब आया तो कहानी देश और देश के बाहर कई जगह छपी। तो हर विधा मुझे संतुष्ट करती है, हर तरह से मैं लिखता हूँ, ये है मेरे पास। बहुत सारे रंगमंच नाटक आपने लिखे हैं, तो किन बातों का खास ख्याल रखते हैं आप जब आप नाटक लिखते हैं? तो अगर रंगमंच की हम बात करें, सबसे पहली बात जो है, रंगमंच के जितने भी मैंने नाटक लिखे हैं, मेरी पूरी कोशिश रहती है हम रंगमंच की दुनिया को नया देके जाएं। तो पहली और आखिरी कोशिश मेरी रहती है कि हम मौलिक नाटक लिखें। कोई ऐसा कथानक नहीं उठाता मैं जो किसी दूसरे कालखंड का हो। समसामयिक समय में, चूंकि आज के परिवेश में हम जिंदा हैं, हम जी रहे हैं, आने वाली पीढ़ियों को हम अपने समाज का क्या दे करके जाएंगे। मसलन बहुत सारे नाटककार हैं, आप किसी का भी नाम ले लीजिए, विजय तेंदुलकर जी हैं, आपके सबसे प्रिय नाटककार सभी दो सवालों में मैं सभी कहता हूं। मेरा कोई फेवरेट एक्टर नहीं है, मेरे सभी हैं। आपको लगता है कि आप किसी खास या किसी एक नाटककार से प्रभावित हैं, या उनका कुछ? बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं हूं। और मैं सभी को बराबर पसंद करता हूं, सबको पढ़ता हूं। चूंकि मैं अगर ये सवाल करती हैं कि अगर किसी को लेखक बनना है तो क्या आप अगर बताएंगे? ये तो मैं जरूर पूछूंगी आपसे, लेकिन अभी तो नहीं, उस क्रम में मैं जरूर कहूंगा कि आपको सबको पढ़ना है। सर्व स्वीकृति की भावना होनी चाहिए। आप किसी भी विधा में लिखें, आप एक कवि हैं, केवल कवियों को पढ़ के आप एक अच्छे कवि नहीं बन सकते। सबको आपको पढ़ना पड़ेगा। तो किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं, कोई मेरी रुचियां नहीं। आई एम अ प्रोफेशनल राइटर, तो मैं सबको पढ़ता हूँ बराबर तरीके से। उसमें भी बहुत सारे कलर्स होते हैं। कोई प्रेम की कविताएं, या कोई जो सामाजिक चीजें होती हैं उस पर है, या कोई आक्रोश है, कहीं द्वेष है, कहीं युद्ध है, कहीं वैलर है, वेरियस कलर्स ऑफ पोएट्री भी है। तो आपका जो जॉनर है वो क्या है? देखिए, लेखन में तो जॉनर मैं आपको हर तरह की कविताएं, जैसे मेरे आर्टिकल्स में आप देखेंगे, एक छोटी सी कविता मैं सुनना भी चाहूंगी अगर आपको याद है तो। हाँ, मेरा जो जॉनर वैसे सब में लिखता हूँ, लेकिन मैं जो मुझे पसंद है वो श्रृंगार में पसंद है। एक कविता मैं आपको सुनाता हूँ। चाहते लुटती हैं यहाँ, चाहते संजोना है, चाहते लुटती हैं यहाँ, चाहते संजोना है। कोई देव सा ऊंचा तो कोई घिनौना है, चाहते लुटती हैं यहाँ, चाहते संजोना है। जिनके अनुग्रह ने कभी रूह को पाकीज़ा किया, जिनके अनुग्रह ने कभी रूह को पाकीज़ा किया, चाहते उनके लिए आज शक का घरौंदा है। कोई देव सा ऊंचा तो कोई घिनौना है, चाहते। राष्ट्रीय एक चीज ये है ना कि कविता मैं कह देता हूं, मेरे अंदर करुणा है। ये समीक्षकों का काम है, मुझे लगता है कि वो तय करें ये कि मैं
क्या लिखता हूँ, किस तरह का लिखता हूँ, इसलिए मैं इस पर टिप्पणी नहीं करता कि मैं क्या लिखता हूँ, क्योंकि सब्जेक्ट तो आप ही चूज करते हैं तो ना? अब आप बताइए ये क्या सब्जेक्ट है। मुझे लगता है कि ये प्रेम का विषय वस्तु है, लेकिन ये सामाजिक भी है। बिल्कुल, तो हाँ, इस तरह से एक अंतरा संबंध होता है सब में, विषय वस्तु में। तो चलिए हम अपनी बात तो आगे बढ़ाएंगे ही। आपने ये बताया कि सामाजिक, जाहिर बात है प्रेम किस चीज में नहीं है और किससे नहीं है, जी। वो तो मूल आधार है एक्चुअली आपका, है ना। लेकिन सोशल इश्यूज पे भी है, जैसे आपने अगर कोरोना पे 2 किताबें लिखी हैं, तो और खासकर जिसमें बुजुर्गों से बातचीत है, तो वो तो सोशल इश्यू ही हुआ और बहुत ही संवेदनशील, जिसे कहते हैं कि सब्जेक्ट रहा होगा उनसे बातचीत करना। और जिस पुस्तक आप जिक्र कर रही हैं वो है कोरोना नामा, बुजुर्गों की अनकही दास्तान। ये अभी रिलीज होने वाली है और ये ग्राउंड रिपोर्ट है, रिपोर्टाज जो विधा है। लंबे समय से, जहां तक मेरा जो एक मेरी जानकारी है, तो लंबे समय से भारत में लगभग 1 दशक तो मैं देखता हूं कि रिपोर्टाज नहीं लिखा गया। तो इस विधा में किताब है रिपोर्टाज में। ट्रैवल रिपोर्ट्स तो लिखे जाते हैं, लेकिन संस्मरण ज्यादा लिखे जाते हैं। जी जी जी। चलिए हम एक म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं, उसके बाद मैं भी सुनना चाहूंगा। ਚੱਕ ਲਓ ਜਨਾਬ, ਥੋੜਾ ਤੱਕ ਲਓ ਜਨਾਬ, ਸੋਹਣਾ ਮੁਖ ਵੇਖ ਕੇ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਰੇ ਅੱਖ ਚੱਕ ਲਓ ਜਨਾਬ, ਥੋੜਾ ਤੱਕ ਲਓ ਜਨਾਬ, ਤੇਰਾ ਤੱਕਣਾ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਓ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੀ, ਸ਼ਰਆ ਮਰ ਗਏ, ਹੁਸਨਾ ਦੇ ਤੀਰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਗਏ, ਹਾਂ ਸਾਥ ਤੇਰਾ ਵਾਹ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੱਕ ਲਓ ਜਨਾਬ, ਥੋੜਾ ਤੱਕ ਲਓ ਜਨਾਬ, ਸੋਹਣਾ ਮੁਖ ਵੇਖ ਕੇ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਖ ਚੱਕ ਲਓ ਜਨਾਬ, ਥੋੜਾ ਤੱਕ ਲਓ ਜਨਾਬ, ਤੇਰਾ ਤੱਕਣਾ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਓ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੀ, ਸ਼ਰਆ ਮਰ ਗਏ, ਹੁਸਨਾ ਦੇ ਤੀਰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਗਏ, ਹਾਂ ਸਾਥ ਤੇਰਾ ਵਾਹ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। इश्क़ दी बदली बरसा, हो जा तू मेरी तरफा, तेरे पीछे मैं तो सारा जग भूलिया। आंखें हैं कितनी सोनी, काजल में बन के सोनी, मैं तो तेरी आंखों में ही जाऊं घुलिया। देख ले नजारे करते इशारे, मैं नहीं कहता कहते हैं सारे, और साथ तेरा वाह कमाल हो गया। अमित, मैं सोच रही थी कि आपकी उम्र उतनी नहीं है जितनी कि आपकी राइटिंग्स में मैं डार्क वो शेड्स देखती हूँ, डार्क सब्जेक्ट देखती हूँ। हाउ इज दैट एंड व्हाई?
मुझे नहीं मालूम ये कैसे है, लेकिन हाँ ये है, लोग बोलते हैं। और जो मेरे दोस्त हैं वो बहुत सारे बुजुर्ग हैं, नए भी हैं, लेकिन बुजुर्गों की संख्या ज्यादा है। और थोड़ा सा अब आपके घर परिवार के बारे में ये तो मुझे पता चला है, मतलब अभी आप कह रहे थे कि आपके फादर बहुत अचंभित थे, बहुत परेशान थे, घर में तांडव हो गया कि भाई ये कहाँ जा रहा है। तो ये तो समझ में आया मुझे कि ही वॉज नॉट श्योर कि आप यहाँ क्यों आ रहे हैं, क्यों आप पत्रकारिता में आना चाहते हैं, है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वो अभी भी बहुत सशंकित रहते हैं मुझे कि मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन एक ट्रस्ट है मेरे फादर का मुझ पर कि कुछ करेगा। लेकिन एक जो पिता की एक चिंता होती है कि बच्चा जल्दी से सेटल कर जाए, पैसे कमाने जल्दी से शादी कर ले और हम गंगा नहा लें। तो मेरे भी पिता का ये सोचना है, उनके अरमान है, और इन झंझावातों में वो ऊपर नीचे करते रहते हैं और फोन करके मुझे परेशान करते रहते हैं। अच्छा, परेशान करते रहते हैं। एग्जैक्टली, दैट्स वेरी अनफेयर, बिकॉज एक पिता की का केयर है, वो उनकी परेशानी, उनकी सोच है कि भाई मेरा बच्चा क्या कर रहा है। जी, बहरहाल आपने बहुत सारे लोकगीत भी लिखे हैं शास्त्रीय उपशास्त्रीय गायकों के लिए। जी, तो लोकगीत कैसे लिखना हुआ? लोकगीत मुझे ना रेडियो में ये आकाशवाणी की देन है। मैं जब छोटा था, टीनेज से भी पहले, तो 10 बजे प्रोग्राम्स आते थे शास्त्रीय गीतों के, तो मैं रेडियो चला के सोता था, वो मुझे बहुत पसंद था। तो धीरे धीरे रुचि मेरी इतनी बढ़ी कि जो शास्त्रीय गीत हैं इस तरफ मेरा बहुत रुझान है। शायद आज कोई भी दिन नहीं होता जब मैं पहर के हिसाब से राग सुन के नहीं सोता। इस पर मेरी बहुत गहरी रुचि है। तो मैंने इसके लिए लिखना भी शुरू किया। घर में कोई संगीत सुनता था? कोई नहीं, मेरी पीढ़ियों में कोई नहीं है। तो कहाँ से इस तरफ झुकाव? ये मुझे नहीं पता। मैं आप कोई भी कुछ नहीं पता है, करते हैं आप सब कुछ, लेकिन पता कुछ भी नहीं होता। मुझे सच में नहीं पता राष्ट्री कि ये कहाँ से है। बस मैं तो इसको समझता हूँ कि ये नैसर्गिक है, नेचुरल है, ये आता है। तो मैंने लिखा, कजरी पर मैंने एक गीत लिखा, कजरी का गीत अवधि में लिखा, तय का जानन लागन रिमझिम। विदुषी सविता देवी जी की शिष्या हैं बनारस घराने में, सुचरिता गुप्ता जी, इन्होंने इसे गाया है और इनके शिष्य मंडली ने इसे यूनेस्को के मंच में भी प्रस्तुत किया है। अभी एक राग बसंत बहार पर मेरा गीत अभी इसी बसंत पंचमी में आया है, उसको पंडित ऋषि वरुण मिश्र ने गाया है। वो भी बनारस घराने के नए गायक हैं। और इस तरह से मैं कई और भी लोकगीत और इन चीज़ों में मेरी रुचि है। बहुत इम्पॉर्टेंट बात अब ये है जानने के लिए, वो तमाम लिसनर्स जो इस वक्त आपको सुन रहे हैं, खासकर हमारे युवा श्रोता, वो अगर एक लेखक बनना चाहते हैं या वो इस क्षेत्र में आना चाहते हैं जहां वो आपकी तरह ही रंगमंच नाटक भी लिखें, रेडियो नाटक भी लिखें, किताबें लिखें, कविताएं लिखें, संपादन करें और पत्रकारिता भी बहुत अच्छी भले ना करें लेकिन करना चाहें तो आप उनको क्या कहेंगे? उनको मेरा यही कहना है, पहली चीज तो मैं आपको ये बताऊं कि जो कुछ भी मैं कहना चाहता हूं उसकी अथॉरिटी मुझे अपने आप से ही, मैं अपने जीवन के बाहर जाके नहीं बताऊंगा, अपने ही अनुभव बोध से मैं बताना चाहूंगा। मेरे जो अभ्यास रहे हैं दूसरों को सुनने के ज्यादा रहे हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को सुना है, मैंने बहुत सारे लोगों को पढ़ा है। एक लेखक, मेरा अपना ये निजी मानना है, आप एक लेखक अपने पूरे जीवन में जो रोजमर्रा वो जीता है, पूरे जीवन में जब तक लिख न रहा हो, लिखता बहुत कम है, एक सिलेक्टिव फेज होता है जहां पर वो लिखता है। इससे इतर जो भी समय उसके पास बचता है वो सारा पढ़ने और सुनने में जाना चाहिए। मेरा ये जाता है पढ़ने और सुनने में जाना चाहिए। पढ़ाई की तो बात समझ में आती है, सुनेंगे कैसे? देखिए, फिर मैं सीपी का एक बार जिक्र करूंगा। उसने आज ही मुझे कहा था कि अमित, जो हम विजुअलाइज करते हैं, जो हम पढ़ते हैं, उन सबसे ज्यादा जो हमारी इंद्रिय काम करती है वो है श्रवण शक्ति, हमारी सुनने की क्षमता। जब हम ध्यान के उच्च परास पर जाते हैं तो हम कुछ देखते नहीं हैं, हम सुनते हैं। तो इस तरफ लोगों का ध्यान कम है कि लोग दूसरे की बातों को सुने, बहुत सारे लेक्चर्स सुने, बहुत सारे सत्संग आप सुने, जितनी भी चीजें आपको दिखती हैं सुनने की तरफ भी ध्यान लगाइए, तो इससे आप इम्प्रूव करेंगे। एक महत्वपूर्ण बात राष्ट्रीय ये है कि जब हम पढ़ते हैं, एक लेखक को इस तरह से नहीं पढ़ना चाहिए कि हम पढ़ें और लोग हमारा मूल्यांकन करें। मूल्यांकन के लिए आप ना पढ़ें कि आप कुछ पढ़ते हैं और आपसे पूछे, आप मुझसे पूछे कि आप 10 उपन्यास का नाम बताइए, मैं आपको इस इंटरव्यू में नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मैंने सैकड़ों उपन्यास पढ़े हैं। आप इतना पढ़ें
कि जो कुछ आप पढ़ते हैं उसके कथानक आपकी स्मृतियों में बेशक खो जाएं, याद न रहें, एक आपके अवचेतन में चले जाएं। जरूरी नहीं है कि आपका कोई मूल्यांकन करे, आपसे कुछ पूछे तो आप बता पाए। आप बिल्कुल इससे घबराएं नहीं। जब आपको किसी पर्टिकुलर विधा पर कलम चलानी होगी, सोचना पड़ेगा आपको, तो आपके अवचेतन से वो कथानक निकल के आएगा और आपके कलम के माध्यम से पेपर पर जरूर निबद्ध होगा। तो एक लेखक को इस तरह के अभ्यास करने चाहिए। चलिए अमित, बहुत अच्छा लगा। कुछ और अगर आप कहना चाहते हैं? वैसे हमारे जाने का वक्त हो गया है, प्रोग्राम का वक्त जो है वो समाप्ति की ओर है, तो इफ यू वांट टू से 1-2 लाइन्स यू कैन। मैं आपके प्रोग्राम के थीम से रिलेटेड और जो आपने सवाल किया कि युवाओं को कुछ कहें, उससे रिलेटेड अपनी कुछ पंक्तियां अपनी कविताओं की मैं कह करके विदा लूंगा अपने श्रोताओं से। थिर पग पावक उन्हें बनाकर वात रूप धर जाइए, चलिए चलिए अब है चलना, पंख लगा उड़ जाइए, थिर पग पावक। बहुत सुंदर। थैंक यू सो मच अमित। थैंक यू राशि, थैंक यू सो मच। हर चिल मन फूक जलावांगी, जद पत्थर रांझा पिघलेगा, तद मैं कमली कहलावांगी, तद मैं कमली कहलावांगी। परवाज़ है काम तेरा प्रोग्राम में आज हम बातचीत कर रहे थे लेखक और पत्रकार अमित राजपूत से, और उन्होंने बताया कि अगर आप लिखना चाहते हैं तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं इजाज़त चाहूंगी, क्योंकि बबीता जैन स्टूडियो में आ चुकी हैं प्रोग्राम सिटी राइट्स लेकर। तो आपसे फिर मुलाकात होगी जल्दी ही। यू टेक केयर। शब गुजरी ते जग सोया, नी मैं जगे अनमीदानम, नी मैं कमली कमली, नी मैं कमली कमली, नी मैं कमली कमली मेरे यार दी, नी मैं कमली कमली, नी मैं कमली कमली, नी मैं कमली कमली मेरे यार दी। झील दिल को कर गया तू दरिया दरिया मेरे यारा, अखियां ते मोहल्ले में हर शाम तेरा आलम, शब गुजरी ते जग सोया, नी मैं जगे अनमीदानम, मेरे माहिया सनम जानम, कि वे करे अनमीदानम, शब गुजरी ते जग सोया, नी मैं जगे अनमीदानम।
बारिश की बूंद में